अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सुल्तान की शहादत के लगभग 33 साल के बाद बेंगलोर की सरजमीन में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने अंग्रेज़ों को सुल्तान का वो दौर याद दिला दिया कि जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान का नाम सुनते ही अंग्रेज़ों की रूह कांप जाया करती थी और साथ ही साथ कई अंग्रेज़ों को तो हार्ट अटैक आ जाया करता था। दोस्तों, ये वाकया सुल्तान की शहादत के लगभग 33 साल के बाद पेश आया था और हैरानी की बात यह है कि इस वाकये में भी जिन हस्ती का जिक्र मैं आज करने वाला हूं उनका नाम भी टीपू था। दोस्तों, सुल्तान की शहादत को हुए लगभग 33 साल का अरसा गुजरा था और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अंग्रेज़ों ने सुल्तान की शहादत के बाद किस तरह से लूटमार मचा रखी थी और किस तरह से यहाँ के रिहायशी लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई थी। दोस्तों, उस ज़माने में मौजूद सभी लोगों को अंग्रेज़ों के किए हुए इन सारी हरकतों के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पता था और सभी लोगों के दिलों के अंदर ये ज़ख्म ताज़ा था कि उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान जैसी एक अजीम हस्ती को खोए थे। दोस्तों, विलियम कैम्पबेल अपनी किताब के अंदर लिखता है कि यहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज के अंदर मौजूद कुछ हिंदुस्तानी सिपाही एक बार हज़रत टीपू सुल्तान की दरगाह में हज़रत टीपू सुल्तान के मज़ार शरीफ में ज़ियारत करने गए हुए थे और वहाँ पे फातिहा खानी करने के बाद मोहम्मद टीपू साहब जो हवलदार हुआ करते थे वो अपने साथियों के सामने उठ के खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि अब अंग्रेज़ों की जुल्म की इंतहा हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ जाए और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह के विद्रोह को शुरू किया जाए। दोस्तों, टीपू साहब की बात को सुनकर उनके सभी साथियों ने यानी कि 9th नेटिव इन्फेंट्री के जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उन लोगों ने टीपू साहब का साथ देने का वादा किया और वहाँ से उन लोगों ने प्लानिंग शुरू की। दोस्तों, टीपू साहब का प्लान इस तरह से था कि वो लोग सबसे पहले बेंगलोर के किले के ऊपर फतह हासिल करना चाहते थे और यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ना चाहते थे और यहाँ से खदेड़ने के बाद पूरे सल्तनत मैसूर को अपने अंडर में लेना चाहते थे। दोस्तों, उन लोगों ने प्लान कुछ इस तरह से बना रखा था कि जिस रात को हमला किया जाने वाला होगा तो उस रात को किले के मेन गेट से यानी कि बेंगलोर फोर्ट के मेन नॉर्दर्न गेट की तरफ से टीपू साहब के कुछ खास वफादार सिपाही किले के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फौरन वहां पे जाकर कमांडिंग ऑफिसर के रेसिडेंस या फिर उसके जो क्वार्टर्स हुआ करते थे वहां पे हमला करके अंदर मौजूद सभी अंग्रेज़ों को कत्ल कर देंगे या फिर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद टीपू साहब और उनके सिपाही किले की दीवार पे चढ़कर एक तोप को चलाएंगे जो एक सिग्नल की तरह होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में जब ये आवाज़ होगी तो बाकी बचे टीपू साहब के सारे सिपाही जो किले के बाहर तैनात थे वो लोग अंग्रेज़ों की जो छावनी है जो लगभग 2 किलोमीटर दूर पे रुकाई गई थी, जहाँ पे अंग्रेज़ों की एक काफ़ी बड़े मात्रा में एक तादाद की एक फ़ौज को रखा गया था, उस फ़ौज के ऊपर भी हमला करेंगे तोपों से वगैरह। दोस्तों, ये प्लान इन लोगों का बहुत ही परफेक्ट था और बहुत ही सटीक तरीके से इन लोगों ने प्लान को अंजाम देना था। लेकिन दोस्तों, वो लोग जब ये प्लान कर ही रहे थे और ख़ास करके उस रात को कि जिस रात में ये हमला किया जाना चाहिए था, तो उस रात को टीपू साहब और उनके सभी सिपाही एक ही खैमे के अंदर जमा थे और वो लोग हमला बस लॉन्च करने ही वाले थे कि तभी उनके खैमे के बाहर आधी रात में कुछ हलचल, कुछ आवाज़ें होने लगी। जब टीपू साहब और उनके सभी सिपाही बाहर निकल के उन लोगों ने देखा तो वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ी फ़ौज ने टीपू साहब और उनके सभी सिपाहियों को चारों तरफ से उनके खैमों के समेत घेर लिया था। दोस्तों, टीपू साहब इससे पहले कुछ कर पाते या फिर उनके सिपाही कुछ कर पाते, अंग्रेज़ों ने फ़ौरन इन लोगों के ऊपर बंदूकें तान दी और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब टीपू साहब और उनके साथी प्लान बना रहे थे तो उन्हीं साथियों में से एक गद्दार निकल गया था जिसने जाकर अंग्रेज़ों को ये इत्तला दे दी थी कि टीपू साहब इस तरह की म्यूटिनी करने का एक फ़ैसला किए हैं और साथ ही साथ वो लोग इसी आज ही रात को हमला भी करने की फिराक में बैठे हैं। दोस्तों, जब ये खबर अंग्रेज़ों को मिली तो अंग्रेज़ों ने बिना वक्त गवाए फ़ौरन उन लोगों ने टीपू साहब और उन सभी लोगों के ऊपर हमला किया था और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। टीपू साहब और उनके सभी सिपाहियों को जंजीरों में जकड़कर किले के अंदर मौजूद एक जेल में ले जाया गया, जहां पे उन लोगों को कैद करके अगले दिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए अंग्रेज़ों ने उन सभी लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। दोस्तों, उस मौत की सज़ा के अंदर
टीपू साहब और उनके 3 और साथियों को तोप से उड़ा देने का हुक्म जारी किया गया और साथ ही साथ टीपू साहब के और 15 सिपाहियों को बंदूकों से गोलियों से मारने का हुक्म जारी किया गया। दोस्तों, लिखा गया है कि टीपू साहब पूरी अंग्रेजी फौज में सबसे खूबसूरत और सबसे हैंडसम नौजवान हुआ करते थे और उनकी उम्र भी लगभग 20-25 साल ही रही होगी। दोस्तों, जब टीपू साहब को मौत की सज़ा सुनाई गई तो उनके चेहरे पे ना तो किसी तरह का खौफ था और ना ही किसी तरह का गम। सज़ा के बारे में सुनकर टीपू साहब ने तो सिर्फ इतना कहा कि शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है और जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, उसी शाम को टीपू साहब के बीवी और बच्चों को उनसे आखिरी बार मिलने जेल में ले जाया गया और टीपू साहब जब जेल के कैद खाने से बाहर आकर उन्होंने अपने बीवी और बच्चों को देखा तो उनके बीवी और बच्चे टीपू साहब से लिपटकर ज़ारो ख़तार रोने लगे थे। वहाँ पे उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को ये नहीं पता था शायद कि अगले दिन उनके वालिद का सर से साया उनके हट जाने वाला है। दोस्तों, उनके बीवी जब उनसे लिपट कर रो रहे थे तो टीपू साहब के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना तो वो गम में थे और ना ही वो डर में थे। दोस्तों, टीपू साहब ने अपने बीवी के आंसू पोंछते हुए उनसे फरमाए कि मेरे लिए रोती क्यों हो, मैं एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह दोबारा तुमसे ज़रूर मुलाकात होगी। दोस्तों, इतना कहते हुए टीपू साहब ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाते हुए उनके पेशानी को चूमा और बस चुपचाप खड़े हुए और वापस कालकोठरी के अंदर चले गए। दोस्तों, अगले दिन सुबह फजर का वक्त था और वो नवंबर का महीना होने की वजह से बेंगलोर के अंदर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी। दोस्तों, उस वक्त अंग्रेज़ी सिपाही टीपू साहब की जेल की तरफ आए और उन लोगों ने एक एक करके टीपू साहब के सभी सिपाहियों को जंजीरों में दोबारा जकड़कर उन लोगों के गले में भी रस्सियां डाल दी और उन लोगों को वहां से परेड ग्राउंड की तरफ ले जाया जाने लगा। दोस्तों, ज़रा सोच के देखो कि जब टीपू साहब और उनके सभी सिपाही बिना डरे, बिना झिझके, बहादुरी के साथ अपने सीनों को चौड़ा करके, सरों को ऊंचा रखते हुए एकदम बहादुरी से जब वो परेड ग्राउंड की तरफ गए होंगे जहां पे उनको मौत की सज़ा देनी थी, तो सोचो उन लोगों के दिमागों में क्या चल रहा होगा। दोस्तों, खुद अंग्रेज भी हैरान हो गए होंगे इस मंजर को देख के कि आखिर इन लोगों के अंदर ऐसा कौन सा जज्बा है कि जो मौत से भी ये लोग नहीं डरते हैं। जब टीपू साहब और उनके साथियों को परेड ग्राउंड के अंदर ले जाया गया तो वहां 3 तरफ में अंग्रेजी फौज को ठहराया गया था ताकि वो लोग भी इस मंजर को देखें और वो लोग भी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ने की जुर्रत ना कर सकें। लेकिन टीपू साहब के ये बहादुर बिना डरे तेजी के साथ चल के उस मैदान में गए थे और उस मैदान के एक तरफ में वहाँ पे कुछ तोपों को रखा गया था जो 12 पाउंडर्स कहा जाते हैं, यानी कि वो काफ़ी बड़ी तोपें हैं और दूर तक मार करने के लिए उन तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उन तोपों के अंदर डबल बारूद भरा गया था ताकि ये लोग किसी भी तरह से बच ना पाएं। और जब टीपू साहब और इनके दूसरे साथियों को ले जाकर उन तोपों के सामने खड़ा किया गया और उन लोगों को, यानी कि टीपू साहब और उनके साथियों के सामने दोबारा से एक और बार मौत का फरमान पढ़ने लगे अंग्रेज, उसी दौरान जब टीपू साहब और उनके साथियों को तोपों की जो व्हील्स होती हैं उन व्हील्स के ऊपर बांधा जा रहा था ताकि इन बहादुरों की पीठ के ऊपर तोप के गोले का मुंह लग सके, तो उसी वक्त पे टीपू साहब के एक सिपाही ने एक अंग्रेज को कहने लगे कि जल्दी करो जो भी कर रहे हो, क्योंकि वो लोग अपनी मौत को, अपनी शहादत को कबूल कर चुके थे। माशाअल्लाह। दोस्तों, टीपू साहब और उनके सभी साथियों को बांध दिया गया और दूसरे जो 15 सिपाही थे टीपू साहब के, उन लोगों को एक तरफ में ले जाकर घुटनों के बल बैठाकर अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर बंदूकें तान दी। उसी वक्त अंग्रेजी फौज के अंदर एक नियम हुआ करता था, वो लोग ड्रम बजाया करते थे इस तरह की एग्जीक्यूशंस करने से पहले, और उन लोगों ने जब ड्रम बजाना स्टार्ट किया तो टीपू साहब और इनके सभी सिपाही खामोशी से बस खड़े रहे। जैसे ही एक ब्रिटिश जनरल ने फायर करने का हुक्म सुनाया तो तोपों को और साथ ही साथ बंदूकों को एक साथ चला दिया गया और टीपू साहब और उनके सभी सिपाही वहीं पर शहीद हो गए। दोस्तों, कैम्बल ने अपनी किताब में इस तरह से लिखा है कि टीपू साहब और उनके साथियों के जिस्मों के चीथड़े उड़ गए थे, यानी कि उनके जिस्मों के पीस पीस होके उड़ गए थे। और एक अंग्रेज़ ने तो इस तरह से अपनी किताब में ये भी लिखा है कि टीपू साहब या फिर उनके एक साथी का एक हाथ कट के इन लोगों के पास आके गिरा था, जिसको देखकर ये लोग खुद ही घबरा गए थे।
दोस्तों टीपू साहब और इनके सारे सिपाहियों को शहीद करने के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू साहब और उन सारे जो शहीद हुए थे उन सारी लाशों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया और टीपू साहब के जिस्म के तो पूरे टुकड़े टुकड़े होके उड़ गए थे, लेकिन उनका सर जो है काफ़ी ऊंचाई पे उड़ने के बाद दोबारा ज़मीन पे आ गिरा था और टीपू साहब के सर को अंग्रेज़ों ने सारी लाशों के जो ढेर लगाया था उन लोगों ने टीपू साहब के सर को उस ढेर के ऊपर ले जाके रखा गया और टीपू साहब और उन दूसरे शहीदों की लाशों के सामने से परेड की गई थी ताकि हर सिपाही इन लोगों के इन जिस्मों के टुकड़ों को देखकर इबरत हासिल कर सके और कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा ना हो सके। दोस्तों ये बैंगलोर की म्यूटिनी थी जो होने से पहले ही एक गद्दार की वजह से नहीं हो सकी। दोस्तों टीपू साहब और उनके सिपाहियों की जो शहीद होने के बाद उनकी लाशें थी, उन लाशों का अंग्रेज़ों ने क्या किया या फिर उनको कहाँ ले जाके मदफून किया गया, इसके बारे में कहीं क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी रिसर्च जारी है। हो ना हो मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर फोर्ट के आसपास या फिर बैंगलोर फोर्ट के अंदर किसी तरह पे किसी जगह पे अंग्रेज़ों ने इन लाशों को एक ही साथ में कहीं पे मदफून ज़रूर किया होगा। दोस्तों मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सभी शहीदों को जन्नत में आला से आला दर्जात और मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हमारे मुल्क के इतिहास में हज़ारों ऐसे वाक़ियात हुए हैं और लाखों ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपनी जान दिए हैं। और दोस्तों मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं इसी तरह के वाक़ियात को आप लोगों के सामने लाता रहूं और आप लोगों को उन शहीदों का तज़किरा सुनाता रहूं। दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल की स्पेशल मेंबरशिप को ज़रूर लीजिए, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है। दोस्तों अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।